दोस्तों साउथ अफ्रीका टी20 लीग का मैच नंबर 29 जो कि खेला जाएगा जोबर सुपर किंग्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा द वॉन्डरस स्टेडियम जोहानसबर्ग में। तो शुरुआत करते हैं अपनी एनालिसिस की। सबसे पहले देख लेते हैं पिच के क्या मिजाज है। तो दोस्तों द वॉन्डरस स्टेडियम जोहानसबर्ग की जो पिच है वो बल्लेबाज और तेज गेंदबाज दोनों के लिए मददगार मानी जाती है। यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ जो टीमें होती है यहाँ पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं। यानी कि ये एक प्रकार से बेहतरीन चेजिंग वेन्यू माना जाता है। देख लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड क्या सिनेरियो है दोनों टीम के बीच। तो दोनों टीमें अब तक कुल मिला के 3 मुकाबले में एक दूसरे के सामने भिड़ी हैं इस टूर्नामेंट में। और उसमें से एक मुकाबले में डरबन सुपर जायंट्स को जीत हासिल हुई थी। वही जोबर्स किंग इनके सामने भारी पड़े हैं और 2 मुकाबले में उन्होंने भी जीत हासिल करी थी। मगर जोबर सुपर किंग्स को ये जो 2 मुकाबलों की जीत हासिल हुई है ये पिछले सीजन की थी और इस सीजन में ये दोनों टीमें एक ही बार आमने सामने आई हैं जिसमें डरबन सुपर किंग्स ने बाजी मारी थी और उन्होंने वो मुकाबला बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जीता हुआ था। अब देख लेते हैं रीसेंट फॉर्म की। तो दोस्तों रीसेंट फॉर्म की अगर बात की जाए तो डरबन सुपर जायंट बेहतरीन फॉर्म में है। खेले गए अपने पिछले 5 मुकाबलों में से उन्होंने 4 में जीत हासिल करी है और एक मुकाबले में मात्र उनको हार का सामना करना पड़ा जो कि बहुत पहले हुआ था। और इसीलिए डरबन सुपर जायंट इस बार टेबल टॉपर्स भी हैं। वही अगर हम जोबर सुपर किंग्स की बात करें तो इनके हाल बहुत ही बेहाल है दोस्तों। खेले गए अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में मात्र इनको जीत हासिल हुई है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रेन वॉश्ड आउट हो गया था। प्लस 2 मुकाबलों में इनको हार का सामना करना पड़ा है और उसमें भी जो पिछला मुकाबला ये इसी वेन्यू पे हारे थे सनराइजर ईस्टर्न केप के साथ, वो बहुत ही शर्मनाक हार थी। सबसे लो टोटल भी इन्होंने बना दिया था। अब दोस्तों आगे चलते हैं और देख लेते हैं वेन्यू के क्या हाल है। तो अगर मैं वेन्यू की बात करूं इस वॉन्डर्स स्टेडियम की तो यहाँ पे अब तक कुल 4 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं इस साउथ अफ्रीका टी20 लीग के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम को 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई है। वहीं चेस करने वाली टीम ने 3 मुकाबलों में बाजी मारी है। इसीलिए ये एक बेहतरीन चेजिंग वेन्यू माना जाता है। दोस्तों अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 179 है और हाईएस्ट टोटल जो यहाँ पे बना है उसकी बात करें तो वो इसी साल बना था जो बना था 243 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, जो कि बनाया था आपका MICT ने, वो भी जोबर सुपर किंग्स के खिलाफ ही बनाया था उस मुकाबले में। और अगर लोवेस्ट टोटल की बात करें तो लोवेस्ट टोटल है यहाँ पे 78 रन 10 विकेटों के नुकसान पे, जो कि बनाया था आपकी जोबर सुपर किंग्स ने। और ये बनाया था सनराइजर ईस्टर्न केप के विरुद्ध लास्ट मुकाबले में, जो मुकाबला ये बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे थे। और यही वो मुकाबला था जिसकी वजह से इनकी प्लेऑफ में जाने की जो संभावनाएं थी वो बहुत कम हो चुकी है, लगभग नेग्लिजिबल है, बाहर ही हो चुके हैं टूर्नामेंट से। अब दोस्तों अगर स्कोरिंग पैटर्न्स की आप बात करो तो स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे देखा जाए तो 150 रन से कम यहाँ पे एक बार बना है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 2 मुकाबलों में बना है, वहीं 190 प्लस टारगेट एक बार बना है जो कि MICT ने बनाया था। तो दोस्तों ये हाई वेन्यू मतलब हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पे बहुत रन बनते हैं तो बैट्समैन यहाँ पे हैंडी होंगे। प्लस हाई वेन्यू होने के साथ साथ विकेटें भी गिरती हैं तो बॉलर्स भी यहाँ पे काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। अब जरा रीसेंट मैचेस की मैं बात कर लूँ तो इस वेन्यू पे खेले गए हैं। तो सबसे रीसेंट मुकाबला इस वेन्यू पे खेला गया है वो खेला गया है जोबर सुपर किंग्स और सनराइजर ईस्टर्न केप के बीच में। इसमें जोबर सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 78 रन बनाए थे और पूरे 10 विकेट खो दिए थे। और सनराइजर ईस्टर्न केप टाउन ने इस पूरे मुकाबले में 79 रन बनाए थे और 1 विकेट खोया था और बड़ी आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया था। इस मुकाबले में दोस्तों डेनियल वॉरेल ने शानदार बॉलिंग करी थी और अपने एक ही ओवर में फाफ डू प्लेसिस और रिजा हेंड्रिक्स दोनों को चलता किया था, जिसके चलते इनकी टीम बिल्कुल बैकफुट पे आ गई थी। अगर मैं विकेटों की बात करूं तो पेसर्स को इस मुकाबले में 11 विकेटें मिली है और स्पिनर्स यहाँ पे विकेटलेस गए थे, उनको कोई भी विकेट यहाँ पे नहीं मिली थी। अगला जो हमारा मुकाबला है वो खेला गया था जोबर सुपर किंग्स और पाल रॉयल्स के खिलाफ। इसमें जोबर सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों के नुकसान पे 168 रन बनाए थे। वहीं पाल रॉयल्स ने इस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ चेस कर लिया था और 171 रन बना दिए थे 5 विकेटों के नुकसान पे। दोस्तों इस पूरे मुकाबले में पेसर्स को 3 विकेटें मिली थी, वहीं स्पिनर्स इस मुकाबले में बाजी मार गए थे और उन्होंने 4 विकेटें हासिल कर ली थी। अब दोस्तों अगले मैच की बात करें तो अगला मैच खेला गया था वो खेला गया था प्रिटोरिया कैपिटल्स और जोबर सुपर किंग्स के बीच में, जिसमें प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 167 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे और जोबर किंग ने इस टारगेट को हासिल किया था और उन्होंने 171 रन बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पे। यानी कि जो तीनों के तीनों मैच है दोस्तों, इस तीनों मैचों में चेस करने वाली टीम को ही जीत हासिल हुई है, यानी कि बेहतरीन चेजिंग वेन्यू है। अगर विकेटों की बात की जाए तो पेसर्स को इस मुकाबले में 9 विकेटें मिली थी, वहीं स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 4 विकेटें हासिल हुई थी। अगर मैं टोटल बात करूं तो कुल मिला के पेसर्स ने इन पूरे मुकाबले में
23 विकेटें हासिल करी हैं। वहीं अगर स्पिनर्स देखा जाए तो उनको 3 मुकाबले मिला के मात्र 8 विकेटें ही मिली हैं, यानी कि इस वेन्यू पे पेसर्स का दबदबा रहता है। ये तो था दोस्तों पूरा वेन्यू की बात, दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं इस टीम की प्लेइंग 11 की, दोनों टीम की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डरबन सुपर जायंट्स से। तो दोस्तों डरबन सुपर जायंट्स अपनी प्लेइंग 11 में छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे। हाँ, लास्ट मुकाबले में उन्होंने थोड़ी छेड़छाड़ करी थी कि उन्होंने यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप कर दिया था, और मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप करने के साथ उनकी जगह उन्होंने कीमो पॉल को खिलाया था, बट कीमो पॉल उतने हैंडी साबित नहीं हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने रीस टॉपली को भी ड्रॉप किया था। तो मुझे नहीं लगता कि अब डरबन सुपर जायंट्स अपनी टीम में ज्यादा चेंज करेगी। वो कीमो पॉल और क्या बोलते हैं रीस टॉपली और स्टोइनिस दोनों की वापसी कराना चाहेगी, क्योंकि इसके बाद क्योंकि प्लेऑफ शुरू होने वाले हैं इनके लिए, और ये टीम ना अपने उसके साथ जाना है, पूरे रिदम के साथ जाना चाहेगी, अपने उसी टीम के साथ जाना चाहेगी जो टीम प्लेऑफ में परफॉर्म करेगी। एक तरह से आप मानो ना पूरी रिहर्स मॉक ड्रिल करने वाली होगी ये टीम प्लेऑफ में जाने से पहले। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ओपनिंग करते हुए आपको टोनी डिजॉर्जी और मैथ्यू ब्रेट्सकी नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे क्विंटन डीकॉक। 4 नंबर पे आपको जेजे स्मट्स नजर आएंगे। 5 नंबर पे मार्कस स्टोइनिस की वापसी हो सकती है। 6 नंबर पे हेनरिच क्लासेन। 7 नंबर बियान मल्डर। 8 नंबर केशव महाराज। 9 नंबर रीस टोपली, फिर स्पिनर नूर अहमद और नवीन उल हक। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 खेलता हुआ नजर आएगा। में भी हो सकता है मार्को स्टोइनिस ना खेले, उनकी जगह कीमो पॉल के साथ ही टीम है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मार्को स्टोइनिस वापस अपनी टीम के साथ जा चुके हैं। अगर ये खबर नई है, मतलब पक्की है, तो मार्कस स्टोइनिस खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। उनकी जगह आपको खेलते हुए नजर आएंगे कीमो पॉल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं किया था, ना अपने बैट से ना अपनी बॉल से। ये तो थी दोस्तों पूरी प्लेइंग 11 डरबन सुपर जायंट्स की। अब एक एक करके इनका हम जरा प्लेयर का एनालिसिस कर लेते हैं कि इनकी रिसेंट फॉर्म कैसी है। तो शुरुआत करेंगे हम टोनी डिजॉर्जी से। तो भाई ये बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं चल रहे हैं टोनी डिजॉर्जी। मतलब इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने सीरीज खेली थी उसमें तो उन्होंने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी थी, बहुत बेहतरीन बैटिंग करी थी, बट साउथ अफ्रीका T20 लीग में बिल्कुल भी इनका बल्ला चला नहीं है। इन्होंने अपनी टीम को निराश किया है। हालांकि डरबन सुपर जायंट्स इनको मौके पे मौका दे रही है, इन्हीं के साथ बनी हुई है, बट टोनी डिजॉर्जी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लास्ट मुकाबले में 8 रन, फिर एक में 6 रन, फिर 10 रन, फिर 20 रन, फिर 0, फिर 15, फिर 15। मतलब इनको स्टार्ट मिलते हैं, स्टार्टिंग में स्टार्ट मिले थे, बट अब स्टार्ट मिलना भी बंद हो गए हैं, तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। वहीं मैं अगली बात करूं तो अगले खिलाड़ी हमारे हैं मैथ्यू ब्रेट्सकी। भाई कमाल की फॉर्म में है। इंडिया के साथ जो सीरीज थी उसमें उन्होंने ग्लिम्सेस दिखाए थे, बट उसके बाद साउथ अफ्रीका T20 लीग में तो तबाही मचा रखी। शुरुआत थोड़ी स्लो थी, 33 रन, 35 रन, फिर 48 रन, बट रिसेंटली आप इनके स्कोर्स देखेंगे तो 73 रन, 78 रन। एक मैच में फ्लॉप चले गए थे 12 रन, वरना हर मुकाबले में इन्होंने 30 प्लस का स्कोर बनाया है। तो ये एक तरह से हमारी हॉट पिक है, और इस मुकाबले के लिए ये हमारी फिक्स पिक भी नजर आते हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन के ये प्रबल दावेदार बनते हुए नजर आते हैं। तो ये मैथ्यू ब्रेट्सकी, तो इनको ड्रॉप करने की गलती आप मत करिएगा। वहीं अगले जो प्लेयर हैं वो हैं हमारे क्विंटन डीकॉक। तो डीकॉक भाई साहब ने स्टार्ट तो स्लो किया था इस टूर्नामेंट में, अब धीरे धीरे पेस पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, टच में नजर आ रहे हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेट रहे, लास्ट मुकाबले में अच्छे शॉट्स मार रहे थे बट आउट हो गए। उसके अलावा रिसेंट में ठीक है, मतलब एक मैच में 83 का स्कोर आया, उसके अलावा उतने ज्यादा रन नहीं बनाए। बट डीकॉक का ऐसा सीन है ना, आप इनको ड्रॉप करने की गलती करोगे तो ये उसी दिन बड़ा स्कोर मार देंगे। हालांकि आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाइए, बट अपनी टीम में एटलीस्ट रखिएगा, क्योंकि ये मतलब ऐसे ट्रम्प प्लेयर हैं जो चलते हैं तो फिर ऐसे 83 जैसे ही स्कोर बनाते हैं। और सीवीसी के लिए मैं इसलिए अवॉइड करने को आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि उतना हाई फॉर्म इनका नहीं है, तो मतलब एक विश्वास होता है इसे ब्रेट्सकी है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो चीज डिकॉक के साथ नहीं है। तो इनका सीन हुआ है कि चला तो तीर बना तुक्का, ऐसा चल रहा है। तो इसलिए सीवीसी के तो अच्छे ऑप्शन नहीं है, बट आप ट्राई कर सकते हो, बट ड्रॉप मत करिएगा इनको अपनी टीम से। वहीं बात करें जेजे स्मट्स की, तो भाई इस टीम में अगर किसी प्लेयर ने ब्रेट्सकी के अलावा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, भरोसेमंद लाइक, तो वो है जेजे स्मट्स। भाई ये बंदा बैटिंग से भी परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग से भी परफॉर्म कर रहा है। रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, बैट से 21 रन, 30 रन, 15 रन, फिर 52 रन, एक विकेट, फिर 26 रन, फिर 9 रन, एक मुकाबले में डक आया था। बट आपको ये अच्छी पिक है, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। बट एक मैं आपको स्टैट बता दूं कि पिछले मुकाबले में स्मट्स ने बॉलिंग नहीं की थी, इन्होंने बॉलिंग एक भी बॉल नहीं डाला था। तो इस लिहाज से अगर आप इनको ऑलराउंडर के सेक्शन के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये गलती आपको करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मुकाबले से पहले तक तो ये 1 या 2 ओवर डाल रहे थे, बट लास्ट मुकाबले में इन्होंने एक भी ओवर नहीं फेंका था। इसलिए मतलब इनको कोशिश करिएगा कि सीवीसी ना ही बनाए। सीवीसी आप बनाएं
तो ये सोच के बनाए कि एज अ प्रॉपर बैट्समैन बनाए, ओवर शायद इनको मिल जाए, मिलेगा तो 1 या 2 ही ओवर मिलेंगे, अदरवाइज इनको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी टीम में ऑलरेडी 2 स्पिनर है, केशव महाराज और नूर अहमद। अब दोस्तों आगे बात करते हैं मार्कस स्टोइनिस की। अगर मार्कस स्टोइनिस खेलते हैं तो भाई ये फिक्स प्लेयर है, साथ ही साथ ये कैप्टन और वाइस कैप्टन की ना बेहतरीन मतलब आपको प्रबल दावेदार है, इनको ऑप्शन है, इनको मत ड्रॉ, अगर ये टीम में है, प्लेइंग 11 में है तो आग बंद करके इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। भाई गजब की फॉर्म में है, जब से टीम में आया परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। 38 रन 1 विकेट रिसेंट परफॉर्मेंस है, 3 विकेट एक मैच में मारे, फिर एक मैच 11 रन 3 विकेटें मारे हैं। मतलब बैट से करते हैं, बॉल से करते हैं, बैट से करते हैं, फील्डिंग में करते हैं, हर तरफ से मार्कस स्टोइनिस छाए हुए हैं, तो आप इनको ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा, ये अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। वही बात करूं मैं हेनरिच क्लासन की, तो भाई हेनरिच क्लासन ये प्रॉपर मतलब चॉइस है सीवीसी की। मतलब इनके साथ पॉजिटिव पॉइंट पता है इनके साथ क्या बनता है, इनके साथ पॉजिटिव पॉइंट ये बन जाता है आपके मार्कस स्टोइन ये क्लासिन के साथ, कि भाई क्लासिन जो है ना इनकी बैटिंग आनी ही आनी है। अगर टॉप ऑर्डर चल जाता है, मान लो 14 ओवर तक टॉप ऑर्डर खेल गया, तो उसके बाद कौन खेलने आएगा, तो भी क्लासिन आएंगे। टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो भी कौन खेलने आएगा, तो भी क्लासिन आएंगे। और इनको प्रमोशन भी मिल रही है, और ये गजब की फॉर्म में और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। रिसेंट फॉर्म इनका देख लीजिए, 30 रन, फिर 50 रन, फिर 30 रन, फिर 6 रन, फिर 31 रन, फिर 0 1 रन। बहुत रेयर ही ओकेजन है, खाली ये 2 इनिंग इनकी उठा के देख लो जिसमें फ्लॉप हुए, अदरवाइज 30+ स्कोर मार रहे हैं। तो हेनरिच क्लासन बुरी चॉइस नहीं है आपके लिए सीवीसी के लिए भी, क्योंकि ये चलते हैं ना तो ये बड़े बड़े स्कोर लगा के देते हैं। वही बात करूं मैं वियान मल्डर की, तो पिछले मुकाबले से पहले तक तो वियान मल्डर इतने अच्छे चॉइस नहीं थे, क्योंकि बॉलिंग उतनी नहीं करा रहे थे। बट अब वियान मल्डर एक हॉट चॉइस हो चुके हैं, क्योंकि ये बेहतरीन बॉलिंग फॉर्म में 4-4 ओवर इनको मिलने। पिछले मुकाबले में बैटिंग से तो कुछ खास नहीं किया था, बट 1 विकेट लिया था, फिर बैटिंग से भी अब तक बॉलिंग नहीं करा रहे थे, बट बैटिंग कर रहे थे। तो 38 रन, 52 रन की पारी, फिर 12 रन, फिर 5 रन। बस बात यह कि बैट्समैन इनको लेने से हम इसलिए बचते हैं क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, इनसे पहले बहुत बड़े बड़े नाम है। बट पिछले मुकाबले में स्टार्ट किया था, प्रॉपर 4 ओवर वियान मल्डर ने डाले थे, तो वियान मल्डर एज अ बॉलर आप इनको बिल्कुल पिक कर सकते हैं। वही बात करूं कैप्टन केशव महाराज की, तो भाई इनका फॉर्म भी बढ़िया चल रहा है। 8 रन पिछले मुकाबले में बनाए थे, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। अगर डरबन सुपर जायंट्स चेस करती है, डरबन सॉरी चेस नहीं, डरबन सुपर जायंट पहली बॉलिंग करती है और सेकेंड बॉलिंग में आती है, तो उस कंडीशन में आप केशव महाराज के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आप केशव महाराज को मतलब टीम में नहीं रखिएगा, क्योंकि इस वेन्यू पे स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती है, आप नूर अहमद के साथ जा सकते हैं। पॉइंट्स हालांकि ये भी अच्छे थे। ओहो अब आ गए जूनियर डाला। भाई उन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं इस टूर्नामेंट में इस साल, और दोनों के दोनों मुकाबलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। बल्ले से रन नहीं आए थे, बस लास्ट मुकाबले में आए और 5 विकेट चटका आ गया। उससे पहले जो मुकाबला खेला था काफी पहले, उसमें 2 विकेट इनने मारे थे। तो जूनियर डाला आपके हॉट पिक है फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में। अगर आप डरबन सुपर जायंट से जाना चाहते हैं तो आप जूनियर डाला और वियान मल्डर के साथ जा सकते हैं, या फिर आप जूनियर डाला और नवीन उल हक के साथ भी जा सकते हैं। बट जूनियर डाला को ड्रॉप बिल्कुल मत करेगा, इनको अपनी टीम में बिल्कुल से रखिएगा। वहीं स्पिन बात करें तो नूर अहमद मैंने बोला था केशव महाराज के ऊपर आप इनको रखिएगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है रिसेंटली। पिछले मुकाबले में 1 विकेट दिया था, इस रन तो कुछ नहीं बना पाए थे। उससे पहले 5 विकेट मारे थे, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 0 विकेट। तो ये भी बढ़िया बॉलर है, इकोनॉमिकली करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और इनको जब हिट करने को जाता है तो ये विकेटें चटका देते हैं। खासकर अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि डरबन सुपर जायंट्स की बैटिंग 180 या 170 स्कोर बनाएंगे और पहले बैटिंग कर रही है, तो उस कंडीशन में आप नूर अहमद को लेके चलिएगा, क्योंकि सामने वाली टीम इन पे अटैक करने जाएगी, और जब प्लेयर इन पे अटैक करते हैं तो ये विकेटें चटका के ले जाते हैं। वही मैं बात करूँ नवीन उलक की, तो बढ़िया फॉर्म में है, मतलब उतनी मतलब बल्क में विकेटें नहीं आ रही है, इनके साथ यही प्रॉब्लम नहीं थी। बॉलर अच्छे हैं, बट 1-2 विकेट लेते हैं, उससे विकेटें मारते नहीं, बल्क में विकेटें मारते नहीं। इसीलिए भाई सीवीसी बनाने से तो आप इनको बिल्कुल ही बचिएगा, सीवीसी मत बनाइएगा। बाकी अगर आप चाहें कि आपको लगता है कि वियान मल्डर पूरे ओवर नहीं करेंगे, तो शायद नवीन उलक को ट्राई कर ले तो कर लीजिएगा। अदरवाइज वियान मल्डर और प्लस जूनियर डाला, ये दो आपकी ना बॉलिंग ऑप्शन, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन यहाँ से होने चाहिए। प्लस अगर मार्कस स्टोइनिस खेलना है तो आप स्टोइनिस को टीम में रख सकते हैं, और उनके साथ आप नूर अहमद को भी रख सकते हैं। अगर स्टोइनिस नहीं है, कीमो पॉल खेल रहा है, तो कीमो पॉल को तो भाई आप बिल्कुल टीम में मत रखिएगा। हालांकि जोबर सुपर किंग है, क्या ही कर दे, जिस हिसाब से उनका फॉर्म खराब चल रहा है वो एक अलग चीज है, बट टेक्निकली देखा जाए तो भाई कीमो पॉल टीम में जगह बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये तो था दोस्तों डरबन सुपर जायंट्स का सारा एनालिसिस। अब चलते हैं अपने जोबर सुपर किंग्स के बीच में, कि फाफ डू प्लेसिस की टीम में क्या हाल है, क्या सीन चल रहा है इस समय, किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं।
तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि प्लेइंग 11 से। तो ये अपनी प्लेइंग 11 ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये कुछ चेंज करना चाहेंगे तो अपना बैटिंग ऑर्डर फिर से वापस पुराने उस पर ले आएंगे कि फाफ और रिजो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, ल्यूस डुप्लॉय 3 नंबर पे खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं इनके ओपनिंग प्लेयर से। तो फाफ, डुप्लेसिस और रिजा हेंड्रिक्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर ल्यूस डुप्लॉय, 4 नंबर मोइन अली, उसके बाद डोनोवन फेरेरा विकेट कीपर, फिर वेन मैटसन। हो सकता है डोनोवन फेरेरा से ऊपर वेन मैटसन को अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि लास्ट मुकाबले में पूरी टीम में इकलौते यही प्लेयर थे जिन्होंने लगभग 50% रन अपने बल्ले से बनाए थे। फिर हम बॉलिंग की बात करें तो लिजार्ड विलियम, नांद्रे बर्गर, इमरान ताहिर, काइल सिमंड्स और मुझे लगता है कि डेविड विजे आपको खेलते हुए नजर आएंगे कल के मुकाबले में। और डेविड विजे की जगह जो खेले थे उन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था, ना बैट से ना बॉल से। इसलिए मुझे लगता है कि डेविड विजे की वापसी प्लेइंग 11 में हो सकती है। अब दोस्तों ये था प्लेइंग 11। अब चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं इनकी रीसेंट फॉर्म की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम फाफ डुप्लेसिस की। तो भाई फाफ डुप्लेसिस ने जब टूर्नामेंट स्टार्ट किया था तो वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे डुप्लेसी, लेकिन उसके बाद फाफ डुप्लेसिस ने परफॉर्मेंस दी है। ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं किया फाफ डुप्लेसिस ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो फाफ डुप्लेसिस को आप ड्रॉप मत करिएगा इस टीम से, क्योंकि देखिए फाफ डुप्लेसिस ऐसे प्लेयर है कि फॉर्म नहीं होता है तो नहीं होता है, बट जब वो फॉर्म पकड़ते हैं तो वो कंटिन्यूस कंसिस्टेंट रहते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं। तो पिछले मुकाबले को आप छोड़ दें, देखिए हर बैट्समैन के साथ हो सकता है, वो अनफॉर्चुनेट था कि वो आउट हो गए थे। बाकी उसके अलावा 50 रन की पारी खेली हुई ताबड़तोड़, फिर 25 रन अच्छे बनाए थे, 17 भी ठीक ही ठाक बनाए थे। तो ये फॉर्म में नजर आ रहे हैं और फाफ डुप्लेसिस जब फॉर्म में नजर आते हैं तो परफॉर्मेंस देते हैं ऊपर से। तो इनको आप अपनी टीम में बिल्कुल रखिएगा, ये आपको पॉइंट्स देके जाएंगे। वही बात करूँ रीजा हैंड्रिक्स की तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं। अगर इनके 2 इनिंग देख ले 79 और 38 रन, उसके अलावा इन्होंने कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं किया, आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। तो इनको आप आराम से ड्रॉप कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। बाकी इनकी रिसेंट फॉर्म देख लो तो 0 रन है, फिर 11 रन है, एक पारी है 79 रन की, उसके अलावा 4 रन, 8 रन, 38 रन। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में रीजा इंडेक्स नहीं नजर आ रहे हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही अगले खिलाड़ी हैं ल्यूस डुप्लॉय। भाई क्रंच फॉर्म में अगर इस पूरी टीम में कोई बंदा सही में फॉर्म नजर आया तो वो लुइस डुप्लॉय है। आप इनकी रिसेंट फॉर्म देख लो तो पिछले मैच में भी 18 रन बनाए थे जब पूरी टीम धराशायी हो गई थी, 41 रन। एक मैच में इनका भी डक आया है, फिर 30 रन, फिर 33 रन, फिर 71 रन। तो डुप्लॉय अच्छे प्लेयर हैं, आप अपनी टीम में इनको पिक कर सकते हैं। प्लस ये वाइस कैप्टन के भी दावेदार बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको चाहें तो वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। ये अच्छे चॉइस है, इनको ड्रॉप मत करिएगा। वही बात करूँ मैं मोइन अली की, तो भाई मोइन अली कुछ मैचेस से परफॉर्म किया बट बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। इनको भी आप वाइस कैप्टन तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा, ये सीवीसी के चॉइस तो बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में कुछ खास नहीं है ना। विकेट लिया था, 0 रन बनाए थे, फिर 0 विकेट, फिर 23 रन के 2 विकेट एक मुकाबले में है और एक मुकाबले में 25 रन है। तो ये उतने मतलब कि अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको मोइन अली के साथ जाना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो एज एन ऑलराउंडर आप मोइन अली को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी डोनोवन फेरेरा बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, 8 रन, एक मैच में 56 रन की पारी आई है, उसके अलावा स्ट्रगल करते हुए ये भी नजर आए हैं, कुछ खासे पॉइंट्स भी इनने नहीं दिए हैं। तो ये भी मतलब स्मार्ट पिक नहीं होंगे अगर आप इनको एज अ विकेट कीपर अपनी टीम में रखते हैं, क्योंकि इनसे अच्छे विकेट कीपिंग ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएंगे, मैथ्यू ब्रेत्सकी या क्विंटन डी कॉक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेन मैटसन की। तो भाई इस टीम से अगर बैटिंग में आप रखते हैं तो फाफ डुप्लेसिस, ल्यूस डुप्ले और वेन मैटसन, क्योंकि अच्छे टच में है और बाकी प्लेयर्स इनके चल नहीं रहे। और मुझे लगता है इस बार वेन मैटसन को थोड़ा प्रमोशन मिलेगा बैटिंग ऑर्डर में। रिसेंट फॉर्म आप देख लो तो ठीक है, एक मैच में 32 रन है, एक मैच में खाता नहीं खुला है, 4 रन, फिर 22, फिर 10, फिर 65। तो ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स खेलते हैं, क्योंकि अपने टाइम में अपनी टीम के लिए हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, इसलिए ये अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। बैटिंग के हार्ड हिटिंग करते हैं और लंबे लंबे शॉट्स खेलने की कैपेबिलिटी है इनमें। तो आप वेन मैटसन को ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में जोबर सुपर किंग्स के एज एन बैट्समैन। वहीं बात करूँ लिजार्ड विलियम्स की, तो भाई बंदा है कि मैन विद एन गोल्डन आर्म, ये बॉलिंग कराएगा तो ये विकेट निकाल के ले जाएगा। लास्ट मुकाबले में भी सनराइजर्स ईस्टर्न केप की एक विकेट गिरी थी, किसने ली थी? वो ली थी लिजार्ड विलियम्स ने। तो आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इनकी टीम में बॉलिंग सेक्शन में। 1 रन देके 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 4 विकेट। माफ कीजिएगा थोड़ा स्लाइड में कुछ गड़बड़ है, ये अगले मैच का है कि 1 रन देके 1 विकेट, फिर उससे अगले मैच में 1 विकेट लिया था, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 4 विकेटें मारी हैं। तो ये बिल्कुल अपनी टीम में आप इनको रखिएगा। मैं बात करूँ मैं नांद्रे बर्गर की, तो नांद्रे बर्गर यार पहले मतलब अगर जोबर सुपर किंग्स बॉलिंग कर रहा है और डरबन सुपर जायंट्स बैटिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप नांद्रे बर्गर को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार फॉर्म इनकी भी नहीं है। लास्ट मुकाबले में 1 रन बनाया था, कोई विकेट नहीं ली थी, उससे पहले कोई विकेट नहीं, फिर एक मैच में 2 विकेट है, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट। तो इतने क्रंच फॉर्म में नहीं है।
आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। आगे बात करूं मैं इमरान ताहिर की, तो भाई बॉलर अच्छे हैं। आप स्पिन ऑप्शन में अगर जाना चाहें जोबर सुपर किंग्स से, तो आप इमरान ताहिर के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इमरान ताहिर अच्छे फॉर्म में हैं और विकेटें मार रहे हैं। बस इनके साथ सीन ये हो रहा है कि इनकी बैटिंग साथ नहीं दे रही है। अगर ये रन ही बैटिंग 78 और 76 बनाएंगे तो ताहिर भी क्या ही कर लेंगे। तो अगर आप स्पिन ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जोबर सुपर किंग्स से, तो आप इमरान ताहिर के साथ जा सकते हैं। फॉर्म ठीक है, 1 रन 2 विकेट, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। लास्ट मैच आप हटा लो क्योंकि उसमें रन ही 78 थे, अदरवाइज इमरान ताहिर विकेटलेस नहीं गए हैं, तो आप इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। वही बात कोई डेविड विजय की, अगर ये खेलते हैं तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको अपनी टीम में लें, क्योंकि बिल्कुल भी फॉर्म लगा हुआ नहीं है, कोई विकेट नहीं है, बैटिंग से भी सिर्फ 9 रन बनाए, एक इनिंग में 0 रन है, तो कोई भी योगदान अपनी टीम को नहीं दे रहे हैं। इकॉनमी बहुत हाई है, तो आप इनको बिल्कुल ड्रॉप करके चलिएगा। वही बात करें काइल सिमंड्स की, तो ये भी कोई खास फॉर्म में है नहीं, तो इनको भी आप मत ही ट्राई करिएगा। 3 रन 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 21 रन बनाए थे एक मुकाबले में और 1 विकेट हासिल की थी। तो काइल सिमंड्स को भी लेने का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप रिस्क की टीम बनाना चाहते हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि आपको जेल जीतना है, तो इनको मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो अब बेशक आप इनके साथ या डेविड वीजे के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा डेविड वीजे और काइल सिमंड्स को अपनी टीम में ट्राई करने का, आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों ये थी दोनों टीमों की एनालिसिस, दोनों प्लेयर्स का पूरा निचोड़ हमने आपको बता दिया कि इनको रखना है, किनको नहीं रखना है, कौन आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, कौन से रिस्की प्लेयर हैं, कौन से ट्रम्प साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देख लेते हैं कि इस वेन्यू पे कौन कौन से बैट्समैन है जिनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है, शानदार रहा है। और तो जिनका वेन्यू पे परफॉर्मेंस अच्छा रहता है ना, तो उनको आप ड्रॉप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो अगर हम मेन्यू की बात करें तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लूज डुप्लॉय से, कि डुप्लॉय का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 5 मैचों में 42 की एवरेज है, 173.55 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि आप अराउंड मानोगे तो लगभग 210 रन के आसपास ये डुप्लॉय बना चुके हैं और 173 की इनकी एवरेज है। तो डुप्लॉय को आप बिल्कुल अपनी टीम में शामिल करिए। मैं बता ही चुका हूँ हेनरिच क्लासन, उनके भी आंकड़े इस वेन्यू पे बहुत अच्छे हैं, 32.4 की एवरेज और 155 का स्ट्राइक रेट है इनका भी, तो इनके आंकड़े भी बहुत अच्छे हैं। जे स्मर्ट्स 5 मैचेस खेलने हैं, 32.4 की ही इनकी भी एवरेज है, बट इनका स्ट्राइक रेट इस वेन्यू पे हेनरिच क्लासन से भी ज्यादा है, तो मतलब सोचने वाली बात है। तो ये रिकॉर्ड आपका इन 3 प्लेयर का है। तो अपनी टीम अगर आप बना रहे हैं इस वेन्यू पे, तो इन 3 प्लेयर को तवज्जो बिल्कुल दीजिएगा, स्मार्ट खेलिए, क्योंकि वेन्यू मैटर करता है। क्योंकि कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको वेन्यू पसंद होता है और वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उस सिनेरियो में ये तीनों प्लेयर बहुत काम आएंगे। मैं अगर बॉलिंग सेक्शन की आप बात करें तो सबसे पहले जेराल्ड कोएट्जी, तो भाई ये तो हाई खेल ही नहीं रहे टूर्नामेंट में, अनअवेलेबल ही है, तो क्या ही लेना, बट फिर भी बता देता हूँ। 5 मैचेस में 2 की एवरेज और 7.8 का इकॉनमी, यानी 5 मैचों में लगभग 10 विकेट, यानी हर मैच में 2 विकेट निकाल रहे हैं। वही बात करें जेसन स्मिथ की, जो कि डरबन सुपर जायंट्स के हैं, हालांकि खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, बट इनके भी आंकड़े यहाँ पे अच्छे, हो सकता है आज ही खेलते हुए नजर आ जाए अपने इन आंकड़ों की वजह से। एक मैच में 2 की एवरेज और 12.5 का इकॉनमी है, हालांकि इनका इकॉनमी थोड़ा ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाली टीम इनको खिलाएगी। वही बात करें हमारा स्टार जूनियर डाला की, ये तो कंफर्म खेलेंगे और ये सबकी ही टीम में होंगे, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत ज्यादा हाई है, तो इनके बारे में मैं क्या बताऊं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, बट फिर भी स्टैट है तो बता दे, तो 5 मैचों में 1.8 की एवरेज विकेट है इनकी और 7.3 की इकॉनमी है, यानी कि इकॉनमी भी इनकी कम है, प्लस एवरेज भी इनका लगभग 2 का है, यानी कि 5 मैचेस में अराउंड 9 विकेटें ये मार चुके हैं, तो यानी ये एक से ज्यादा विकेटें मारते हैं। और हालांकि एक से ज्यादा विकेटें तो ये हर वेन्यू पे मारते हैं, और अगर कोई वेन्यू का फेवरेबल हो वहां तो ये तबाही मचा सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस आज के मुकाबले का। आइए अब मैं बात कर लेता हूँ हमारी प्लेइंग 11 क्या हमने बनाई है, अपनी फैंटेसी टीम जो हमारी है वो हमने क्या बनाई है, वो आपके लिए मैं बता देता हूँ। जरा खुद को साइड कर लूँ थोड़ा सा, हाँ। टीम बताने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी फाइनल टीम नहीं है। हम अपनी फाइनल टीम जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं दोस्तों, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। यहाँ पे हम आपको मैच की अपडेट्स देते हैं, ग्रैंड लीग की फाइनल टीम देते हैं, फाइनल टिप्स देते हैं मौके पे भी क्या करना चाहिए, प्लस साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे पिच के बारे में बताते हैं कि पिच कैसी खेलने वाली है, क्या कंडीशन है, वेदर्स के क्या सिनेरियो रहते हैं, प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, दोनों टीमों की कंफर्म कौन चेंजेस आए हैं, प्लस हमारी जो फाइनल टीम होती है जीएल की
वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हम आपको फाइनल टिप भी देते हैं कि एंड टाइम पे क्या टिप करनी चाहिए जिस जो आपको बेनिफिशियल साबित हो। तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। और मजे की बात यह है कि हमारा चैनल बिल्कुल ही फ्री है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ मैं टीम की। तो हमारी टीम में मैंने क्विंटन डिकॉक और हेनरिच क्लासन को जगह दी है, जिसमें हेनरिच क्विंटन डिकॉक एज ए विकेट कीपर खेलेंगे और हेनरिच क्लासन एज ए बैट्समैन खेलेंगे। और हेनरिच क्लासन को मैंने अपनी टीम का कैप्टन भी बनाया है। वही बात करूं मैं बैटिंग सेक्शन की, तो मैंने फाफ डुप्लेसिस, बियान मुल्डर, लूस डुप्लॉय और मैथ्यू ब्रेट्सकी, इन चारों को अपनी टीम में शामिल किया। वही अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो जे स्मिथ और मोइन अली मेरी टीम में दिखने वाले हैं। और बॉलिंग सेक्शन की आप बात करोगे तो लिजार्ड विलियम, जूनियर डाला और नांद्रे बर्गर आपको नजर आएंगे। बट दोस्तों मेरी फाइनल टीम नहीं है, इसमें मैं चेंजेस करूंगा टॉस के टाइम पे। हो सकता है मैं मोइन अली को ड्रॉप कर दूं और उनकी जगह वेन मैटसन को अपनी टीम में डाल लूं, या फिर मैं नादिर बर्गर को ड्रॉप करके इमरान ताहिर के साथ भी जा सकता हूं। ये चेंजेस भी कर सकता हूं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो होगा फाइनल टीम वो तो प्लेइंग 11 और प्लेइंग कंडीशन देखने के बाद ही बता सकते हैं कि हम किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये टीम है, आप चाहें तो इसको इस टीम को सेव कर लो। मैं इसको आप क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, तो आप इसको सेव करके ट्राई कर सकते हो। बाकी ये फिर बता दे रहा हूँ हमारी फाइनल टीम नहीं है, जो फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मैच से 20 मिनट पहले। तो जल्दी से जल्दी जाइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और दोस्तों और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी लवर्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।